हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन। और इसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हमेशा मैसेज किया करते हैं हर वर्ष, क्या फिजिक्स का हम केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री का फिजिक्स में लिख सकते हैं फैराडे का नियम। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है बच्चों, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है और वहां पे धारा से संबंधित था, चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित है। तो इसलिए दोनों नियम अलग अलग हैं। तो मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। और हाँ बच्चों, यदि शिव कोचिंग क्लासेस का आपको नोट्स लेना है तो मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है 9685299149। यहां पर मैं आपको नंबर दे देता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कि सन 1833 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का जो भी नियम था, यानी दो नियम दिए, प्रथम और द्वितीय नियम। दोनों नियम को बच्चों सन 1833 में प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा। वैसे भी अधिकांशतः रसायनज्ञ या भौतिकविद के द्वारा ही उनके नियमों का, उनके नाम के आधार पर ही नियम का भी नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे माइकल फैराडे जी द्वारा ये विद्युत अपघटन के नियम दिए गए, तो यहां पर फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम के नाम से जानते हैं। मतलब जो यहां पे रसायनज्ञ का नाम है, उन्हीं के नियम के आधार पर, यानी उनके नाम के आधार पर जो भी नियम है उसका नाम भी रख दिया जाता है। इन्होंने बताया क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड है, और जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होता है। तो जो मुक्त होने वाली पदार्थ है ये किस पर निर्भर करती है? ये उस पर प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। इसको एक सिंपल तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं बच्चों। एक छोटा सा सेल बनाता हूं। सेल में है क्या? एक पात्र ले लो। पात्र में आप कोई भी एक ऐसा विद्युत अपघट पदार्थ डाल दो। फिर बच्चों आप उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दो और उसमें धारा प्रवाहित कर दो। फलस्वरूप उसमें अपघटन की क्रिया शुरू हो जाती है। और यहां पर देखिए, जैसे मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब जैसे बच्चों ये मैं कहता हूं प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक। अब इसमें बाह्य परिपथ से धारा प्रवाहित करेंगे। अब इसके अंदर मैं कहता हूं कि NaCl भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है NaCl। अब NaCl में होगा क्या? ये अपघटित होगा। जब अपघटित होगा बच्चों तो Na पॉजिटिव बनेगा और Cl निगेटिव। अब करेगा क्या? जो पॉजिटिव वाला भाग है वो निगेटिव की ओर, और जो निगेटिव वाला भाग है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर पदार्थ जो है जमा होगा, या तो इससे पदार्थ मुक्त होगा। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो पदार्थ जाकर यहाँ पे जमा होगा, या तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, ठीक है। दोनों चीज हो सकता है। कुछ इलेक्ट्रोडों के द्वारा पदार्थ मुक्त होता है, तभी सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है पतला हो जाता है। कभी आप पुराने सेल देखना, जैसे आप अपने घर में ही कोई एक छोटा सा सेल होगा जो चार्जिंग वाला सिस्टम है, उसको कुछ दिन बाद उसको ओपन करना, वो राड जो है पतला हो जाता है। या घड़ी टार्च का भी एक छोटा सेल होता है कार्बन का, उसमें छड़ लगा रहता है पतला सा, वो बाद में वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना, उसकी दक्षता कमजोर हो जाती है और वो पतला हो जाता है, क्योंकि वो पदार्थ वहां से मुक्त हो जाते हैं। तो यही चीज उन्होंने बताया कि विद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ है वो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। पहला नियम यही दिया कि हमारे पास कोई विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया चल रही है, तो जो इलेक्ट्रोड पर, हमने कहा ना इलेक्ट्रोड पर जैसे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव की ओर जाएगा और निगेटिव वाला भाग पॉजिटिव की ओर जाएगा। जैसे ये सोडियम जो है यदि निगेटिव के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और सोडियम है किसी पदार्थ के साथ मान लीजिए अमलगम बना लिया तो पदार्थ वहां पर बनाता है। जैसे आप पढ़ोगे साल्वेट ट्रफ सेल जो होता है, वो जो सोडियम है बच्चों वो कैथोड पर जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सोडियम, और जो पारा बना रहता है, पारा भरा रहता है, तो पारा के साथ क्रिया करके अमलगम बना लेता है। कुल मिलाकर के जो हमारा मान लीजिए पॉजिटिव भाग है, विद्युत अपघटन होती है, अपघटनी पदार्थ टूटता है धन ऋण में, धनात्मक भाग जो आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और जो ऋणात्मक भाग होता है, यानी जो विद्युत अपघट का ऋणात्मक भाग है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन ले दे करके
हो सकता है शुद्ध पदार्थ का मुक्त कर दे या किसी पदार्थ के साथ क्रिया कर ले। तो वो जो पदार्थ मुक्त होती है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों? विद्युत धारा जितना हम प्रवाहित करेंगे उस पर डिपेंड करता है। माना आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित करते हैं, मतलब टी समय तक धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर डब्ल्यू ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। ये हम मान रहे हैं कि मान लीजिए कुछ समय तक धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पदार्थ तो मुक्त होगा। तो यहाँ पर पदार्थ मुक्त होने की मात्रा जो है वो आपका W है। तो ये जो W है बच्चों वो धारा के समानुपाती होगा, सीधा सीधा। यानी कुल मिलाकर के धारा की बात करें नहीं, आवेश प्रवाह की दर के समानुपाती होता है। तो आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है जो W है वो सीधा आवेश से संबंध रखता है। और आवेश का फार्मूला होता बच्चों धारा गुणे समय, तो इसको I इंटू टी कर सकते हैं। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। और इसको हम ऑब्जेक्टिव में भी कई बार देखते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के आधार पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो ZIT कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के आधार पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W बराबर होता है बच्चों ZIT। W बराबर होता है ZIT। और ये हो गया आपका पूरा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। बताओ किससे नहीं बनेगा भाई? Z जहां पे क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। सीधा जो पदार्थ है यानी पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जितना भी मुक्त हो रहा है वो सीधा आवेश के समानुपाती होता है। और आवेश होता है यानी आपका धारा गुणे समय, तो I इंटू टी समानुपाती हटाया तो Z नियतांक लग गया बच्चों, जिसे रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। फिलहाल पहला जो नियम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा नियम बताया गया, देखिएगा फैराडे का द्वितीय नियम। इसमें यह बताया गया कि जब कई सारे विद्युत अपघट्टों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित करें, ठीक है, जैसे श्रेणी क्रम में विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। कुल मिलाकर के जो पहला नियम है वो किसी एक विद्युत अपघट्ट के लिए है। विद्युत अपघट्ट का मतलब ये होता है कि एक पात्र है, विद्युत अपघट्ट उसमें डला हुआ है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते तो वो सेल का काम करने लग जाता है। तो द्वितीय नियम जो आया बच्चों वो मान लीजिए बोला गया कि 2 से अधिक विद्युत अपघट्ट है हमारे पास। जैसे मैं एक नॉर्मल ऐसे सीरीज में बनाता हूं, सिंपल तरीके से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि भाई बिना डायग्राम के कुछ भी संभव नहीं है बच्चों जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे। जैसे यहां पर हम पहला पात्र, 3 पात्र लेना है हमको सीधा सा, तो पहला पात्र ले रहे हैं, एक छोटा सा हम पात्र ले रहे हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा पात्र हो गया बच्चों, ठीक, 3 पात्र ले रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। फिर तीसरा पात्र ले लिया हमने। अब इन हर पात्रों में इलेक्ट्रोड लगा होगा, ये तो क्लियर है। जैसे मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगा हुआ, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड, इधर भी एक इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? जैसे इसका संबंध, ये जो आपको बच्चों, इसका संबंध दूसरे के पहले से कर देते हैं, ठीक है। दूसरे का जो दूसरा है इलेक्ट्रोड है उसका संबंध अगले के पहले से कर देते हैं और यही क्रम चलता रहेगा। अब तो ये कहाँ जाएगा कि भाई ये पहला कहाँ जाएगा? जितने भी आपके यहाँ पे विद्युत अपघट्ट होंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम मेन स्विच यहाँ पर लगा देते हैं, एक डीसी मोटर लगा देते हैं, मान लीजिए धारा प्रवाहित करेंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये आपका श्रेणीबद्ध हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। और भी आगे चाहे तो हम इसमें जोड़ सकते थे। हाँ, इनमें विद्युत अपघट्ट सब में अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोड भले ही एक ही पदार्थ का हम डाल दें, लेकिन विद्युत अपघट्ट जो पदार्थ है वो सब में अलग अलग होगा। जैसे मैं कह देता हूं कि पहले में आपका H2SO4 है, H2SO4 नॉर्मल समझाने की बात कर रहा हूं, H2SO4, ठीक है। इसमें हमारा मान लीजिए CuSO4 है, इसमें हमारा है मान लीजिए AgNO3। अब ये बोला गया कि भाई साहब इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा यहां पे भी मुक्त होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? इसकी क्षमता रासायनिक तुल्यांक पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? रासायनिक तुल्यांक पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि जैसे ये सीधा का सीधा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, यहाँ भी जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, यहाँ भी पदार्थ की जो मात्रा होगी रासायनिक तुल्यांक की। यदि मान लीजिए पहला विद्युत अपघट्ट तो 1 1 कर सकते हैं, 2 2 कर सकते हैं, 3 3 कर सकते हैं।
ये कई सारे हैं, मतलब हम मान लीजिए कई सारे विद्युत अपघट्ट को लेकर चलेंगे तो सबके सब क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अच्छा, समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लगता है बच्चों। जैसे मैं कहता कि W1 यहाँ पर बराबर K लगा देता E1, तो कहीं ना कहीं W1 बटा E1 जो है वो एक नियतांक के बराबर होता, एक नियतांक के बराबर होता कि नहीं होता। ऐसे ही बच्चों W2 बटा E2 ये भी एक नियतांक के बराबर हो जाता, W3 बटा E3 ये भी एक नियतांक के बराबर हो जाता। चीजें वही है ना, सब में एक नियतांक लगता, तो यहाँ पे मैं बता दिया भाई, सब में नियतांक लगा दिया। अब हम जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 3 लेकर चले, हम 2 भी विद्युत अपघट्टों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसे हम समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा कथन कि जब श्रेणी में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में से धारा है ना, विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 विद्युत अपघट्ट मानकर चल रहे हैं ना, तो 2 विद्युत अपघट्ट में जो पदार्थ की मात्राएं होंगी, पहले का W1 दूसरे का W2, और बच्चों रासायनिक तुल्यांक हम मान के चलते हैं E1 और E2, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज तो आपको समझाया कि 2 पात्र था, 2 पात्र में 2 विद्युत अपघट्ट, तो इस स्थिति में आपका W1 जो है समानुपाती हो जाएगा E1 के, फिर आपका यहाँ पे W2 जो है वो समानुपाती हो जाएगा E2 के। अब मैं ये चीज आपको समझाया कि जैसे समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। मान लीजिए K एक नियतांक है, यहां भी मान लीजिए W2 है, यहां भी K एक नियतांक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब W1 ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, एक नियतांक के बराबर होगा, एक नियतांक के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे मैं आपसे कह दूं कि W2 बटा जब E2 इधर आएगा तो ये भी एक नियतांक के बराबर हो जाएगा। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, और ये डायग्राम बना ही है, ये डायग्राम आपका बना हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज समझाया कि W जो है समानुपाती E के, तो W बटा E जो होता है एक स्थिरांक होता है या नियतांक होता है, तो ये मैं कह सकता हूं कि W1 बटा E1 भी एक स्थिरांक है। तब यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों कि W1 बटा E1 भी एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है। ये होगा कि नहीं होगा? और W2 बटा E2 भी एक स्थिरांक है। तब हम यहाँ पे एक सूत्र निकालते हैं, W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। ये आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? तो पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जैसे हमने आपको समझाया कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो हम E1 को इधर ले जाएंगे तो यही तो आएगा W1 बटा W2, और ये हो जाएगा E1 बटा E2। वही चीज है बच्चों। तो ये आपका द्वितीय नियम है, इतना लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बाकी जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहता हूं मात्र 100 रुपए चार्ज है। प्रॉपर रूप से आप नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना पर्सनल नंबर दे ही दिया हूं, 9685299149। ये देखिए 9685299149। आप लोग मात्र 100 रुपए लगाकर बच्चों प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।